साथियों, शार्क एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी का शार्क एजुकेशन पॉइंट की टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज चलते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें कि हम इंग्लिश ग्रामर में हमने फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस के बारे में हम पढ़े थे। तो आइए सेंटेंस उसी पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। सेंटेंस यानी कि वाक्य, जिसको हम ये पढ़े थे कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मीनिंग यानी कि अर्थ के आधार पर, और दूसरा हम पढ़े थे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम ये दूसरा इस पढ़े थे। तो जिसमें हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग को हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे। अब आइए हमें पढ़ना है क्या? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी कि संरचना अर्थात लिखावट के आधार पर। तो सबसे पहले आप लोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी कि ये पढ़ने से पहले, ये सेकेंड पार्ट पढ़ने से पहले आप सभी को क्लॉज के बारे में जानना पड़ेगा। क्लॉज होता क्या चीज है? तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्लॉज, जिसके बारे में अगर आप क्लॉज के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे तो शायद ये पार्ट पढ़ने में आपको थोड़ी समस्या होगी। ठीक है, इससे पहले हम आते हैं पार्ट, इसको सेकेंड पढ़ने से पहले आपको बताते हैं क्या क्लॉज। क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। क्लॉज होता क्या चीज है? जिसका हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। यानी कि उपवाक्य मतलब क्या है? जो हमारे बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा या उपवाक्य, उसका छोटा छोटा पार्ट, इसको कहते हैं उपवाक्य। तो सबसे पहले उपवाक्य हम ये जानेंगे उपवाक्य होता क्या है, ये तो हमने बता दिया। उपवाक्य की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उपवाक्य में ये इसकी डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच, या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस बट समटाइम्स इट डजंट। अर्थात ये जो है एक ऐसा शब्दों का ऐसा एक समूह जिसमें एक हमें क्या मिले? सब्जेक्ट मिले, और दूसरा क्या मिले? वर्ब मिले। इसके पास सब्जेक्ट होता है अपना और एक वर्ब होता है, जिसका क्या होता है कि एक कंप्लीट अर्थ देता है। क्या होता है? कंप्लीट अर्थ दे। बट उसी में आया बट, लेकिन समटाइम्स इट डजंट अर्थात क्या? कभी कभी यह अर्थ नहीं देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो? एक वर्ब हो, और कभी कभी यह कंप्लीट अर्थ देता है लेकिन कभी कभी यह अर्थ नहीं देता है। तो आइए हम देखें कब किस कंडीशन में यह कंप्लीट अर्थ दे रहा है और किस कंडीशन में यह अर्थ पूरी तरह से नहीं देता है। अर्थात पूरी तरह अर्थ देने के लिए इसके साथ कुछ और कंडीशंस लागू होंगे, और इसको कंडीशंस कभी कभी अलग अलग कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहले क्लॉज में पढ़ते हैं क्या? क्लॉज तीन प्रकार का होता है। क्लॉज कितने टाइप्स का होता है? तीन टाइप्स का। एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, एक हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज, और सेकेंड हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यानी कि क्लॉज के कितने पार्ट हो गए? तीन पार्ट हो गए। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आइए सबसे पहले अब इन तीनों को हम देखते हैं कि इन तीनों क्या होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज को हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं क्या? मुख्य उपवाक्य। क्या कहते हैं इसको? मुख्य उपवाक्य। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मुख्य उपवाक्य। इसका हम अगर डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच, या विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी कि अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ये क्या होता है? एक हमें कंप्लीट सेंस देता है, अर्थात एक कंप्लीट पूर्ण अर्थ देता है। इसको क्या कहते हैं?
ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि हमने अभी इसके पहले क्लॉज में डेफिनेशन पढ़े थे कि कभी यह अर्थ पूर्ण देता है और कभी अर्थ पूर्ण नहीं देता है। तो इसी में आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि मुख्य उपवाक्य। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके जो बनता है उसका पूर्ण एक क्या होता है, अर्थ देता है, जिसको कहते हैं क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल क्या होता है इसमें, यानी कि प्रिंसिपल जो क्लॉज हो गया, इसमें अगर हम कुछ देखते हैं तो देखते हैं, आइए इसका, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, देख लिए, यानी कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पे बट जो काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। एक तरह से कह ले तो है तो नहीं कंजंक्शन, लेकिन फिर भी एक रूप से देखा जाए तो किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। और दूसरा देखिए हमारा ये क्या है, ही इज पुअर, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि ये जो आगे है हमारा, ये सब्जेक्ट और वर्ब मिल के, अर्थात इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये दोनों, ये जो लाइन हमारा है पुअर तक, ये हमारा बनता है क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि मुख्य उपवाक्य। तो इससे हमें क्या देखते हैं कि यह सिर्फ इसमें अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखने या कंप्लीट अर्थ देने के योग्य है, यानी कि इसको हम क्या कर दिए, प्रिंसिपल क्लॉज कह दिए। अब आइए इसका दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा इसका एग्जांपल हम देखते हैं, he was ill yet he went market। ठीक है, अब देखते हैं, he was ill yet he went market, अर्थात वह क्या था, बीमार था। he was ill yet he went market, अर्थात क्या देखें हम, ये जो हमारा है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का काम कर रहा है। तो ये आपस इतना ही में यह क्या रहा है, क्या हो रहा है, इसमें एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है, यानी कि वह बीमार था। इसे तो एक कंप्लीट अर्थ निकल है ना कि वह क्या था, बीमार था, वह बीमार था, येट फिर भी, ही वेंट मार्केट, फिर भी वह कहाँ गया, मार्केट गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, यह स्वयं में एक पूर्ण अर्थ देता है। ठीक है, अब आइए हम सेकेंड पढ़ते हैं, क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, आइए अब उसको देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकेंड क्या है हमारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि इसको कहते हैं क्या, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, यानी कि देख, इससे क्या होता है, इसे देखने से पता चल रहा है क्या, आश्रित उपवाक्य है, अर्थात यह क्या है, दूसरों पे आश्रित है। क्यों, अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए। तो इसका अगर हम डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन से हमें यह समझ में आता है, डेफिनेशन ये है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर कह लीजिए, डायरेक्ट कह लीजिए, अ क्लास विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, a clause which gives meaning, ऐसा क्लास, एक ऐसा उपवाक्य जो हमें अर्थ तो देता है, but not complete, अर्थात कह सकते हैं कि a clause which gives a meaning but not complete, to give a meaning it's depend on principal clause, यानी कि यह कह सकते हैं कि एक ऐसा उपवाक्य जो अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण रूप से अर्थ नहीं देता है, और अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए वह किस पे डिपेंड होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है। तो आइए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो समझ में आ गया, यानी कि a clause which gives a meaning but not complete, to complete its meaning it's depend upon principal clause। तो आइए इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल पहला देख लेते हैं, I bought
G-O-A-G-H. I bought a shirt which was white. यानी कि ये हमारा I bought a shirt which was white. यानी कि इसमें क्या है, हमने एक शर्ट खरीदा जो कि कैसा था, सफेद था, यानी जो कि कैसा था, व्हाइट था। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये हमारा आई बॉट अ शर्ट, क्या इसमें एक अर्थ पूर्ण रूप से मिल रहा है क्या? आई बॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदा, बिल्कुल मिल रहा है हमें यह एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। अब आइए देखते हैं इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। वाज वाइट, ओ सॉरी, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और बीच में कैसा काम कर रहा है, ये बीच जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। इन दोनों वाक्यों को कैसा क्या करने के लिए, जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो अब आइए देखते हैं कि यह सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे है और ये तो प्रिंसिपल क्लॉज कैसे है। ये तो आप जान ही गए कि जो स्वयं में एक अपना अर्थ दे उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, देखते हैं। वाज वाइट, सफेद था, क्या कोई अर्थ निकल रहा है? सफेद था, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि यह कैसा है, वाज वाइट यानी सफेद था, लेकिन सॉरी, इसमें कोई अर्थ नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेकिन अगर इसको इसके साथ अगर जोड़ दिया जाए तो इसका एक कंप्लीट अर्थ निकल जाएगा। यानी कि देख लीजिए कि आई बॉट अ शर्ट विच वाज वाइट, मैंने शर्ट खरीदा, वह कैसा था, सफेद कलर का, यानी कि मैंने एक सफेद कलर का क्या खरीदा, शर्ट खरीदा। तो अब इसमें जब हम सम्मिलित कर लेते हैं इसको, तो ये भी अपना एक अर्थपूर्ण रूप बना लेता है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है खुद का अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे क्या होता है, डिपेंड होता है, यानी कि आश्रित होता है। देख लीजिए, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य है एक ऐसा उपवाक्य जो खुद का अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित होता है, डिपेंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब समझ में आ गया ये। अब आइए चलते हैं तीसरे पे। तो आइए अब देखते हैं तीसरा क्लॉज का तीसरा पार्ट, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि इसको अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में कहते हैं इसको समपदीय उपवाक्य। समपदीय उपवाक्य यानी कि देखिए एक बार अर्थ से देख लीजिए, क्या है समपदीय, यानी कि सम मीन्स क्या होता है, बराबर, और पदीय मीन्स पद, यानी कि उपवाक्य जो दोनों पद है, यानी कि दो पद जब आपस में बराबर होते हैं तो उन दोनों को क्या कहते हैं, समपदीय। तो आइए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन इसका है कि अ क्लॉज व्हिच इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज, अ क्लॉज व्हिच इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज एंड गिव्स सेम मीनिंग एज लाइक प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि एक ऐसा क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के तरह है या उसके बराबर है और जो अर्थ भी कैसा देता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज की तरह। ठीक है, तो अर्थात अब इसका डेफिनेशन एक बार और सुन लेते हैं। अ क्लॉज व्हिच इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज एंड गिव्स सेम मीनिंग एज लाइक प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि एक ऐसा क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के तरह है और जो अर्थ जो देता है वो भी कैसे देता है, सेम प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही अर्थ देगा। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, इधर आया इसका डेफिनेशन। अब आइए हम पढ़ लेते हैं क्या, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, he was suffering from fever, he was suffering from fever yet he went मुंबई, यानी कि अगर हम देख लें तो he was suffering from fever yet, oh सॉरी इसके यहाँ yet टील कर लीजिए, स्टिल। ठीक है,
ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर स्टिल ही वेंट टू मुंबई। यानी कि देख लीजिए क्या है इसका अर्थ, वह क्या था, वह बीमार था, स्टिल फिर भी ही वेंट टू मुंबई, वह बीमार होने के बावजूद भी कहाँ गया, मुंबई गया। तो अब इसका ये देख लेते हैं कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें अर्थ क्या था, इसका मीनिंग डेफिनेशन क्या था कि दो उपवाक्य जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और अर्थ भी कैसा देते हैं, अर्थ भी बराबर देते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, और जब उन दोनों को कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है तो वह क्या बनता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि एक और देख लीजिए, दो प्रिंसिपल क्लॉज जब किसी कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है और वह संपूर्ण अर्थ देगा, वो तो ऑलरेडी देगा क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज है, अपने आप में दोनों अपना अर्थपूर्ण रूप होगा, और दोनों को यदि एक में अटैच कराया जाता है, अगर कंजंक्शन के साथ इसे जोड़ दिया जाता है तो वह बन जाता है क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज। आइए इसमें एग्जांपल देखते हैं क्या है इसमें, क्या क्या। ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये क्या हमारा एक अर्थ दे रहा है क्या, ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि वो उसे बुखार था, बुखार से क्या था, जूझ रहा था, स्टिल फिर भी ही वेंट टू मुंबई, वह मुंबई गया। तो इसको अभी कुछ देर के लिए हम इसको काट देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको एक बार हाइड कर देते हैं, तो हम सिर्फ इतना देखते हैं, ही वेंट टू मुंबई, ये क्या अर्थ दे रहा है, क्या ही वेंट टू मुंबई गया, अर्थ तो पूरा दे रहा है, ये भी अर्थ दे रहा है और ये भी अर्थ दे रहा है, न तो इसको इसकी जरूरत है अर्थ के लिए और न तो इसको इसकी जरूरत है अर्थ देने के लिए, कोई जरूरत तो है नहीं, ये स्वयं स्वतंत्र है और ये भी स्वतंत्र है। लेकिन अगर इन दोनों को कंजंक्शन के साथ अगर ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो यह दोनों आपस में अंतर संबंध यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं और दूसरे का एक दूसरे से संबंध हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसका अर्थ, ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे बुखार था, स्टिल ही वेंट टू मुंबई, अर्थात उसे बुखार था फिर भी वह कहाँ गया, मुंबई गया। तो दोनों को आपस में अर्थ जो है कोरिलेशन हो रहा है, ठीक है, अर्थात दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, आपस में दोनों का अर्थ से आपस में जुड़ के और एक नया अर्थ निकल रहा है, यानी कि वह बुखार उसे था फिर भी वह कहाँ गया, मुंबई गया। इससे हम देख लिए, इससे हम समझ सकते हैं कि दो जब प्रिंसिपल क्लॉज आपस में कंजंक्शन के साथ जब जुड़ते हैं तो वह बनाते हैं क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि संपदीय उपवाक्य। ठीक है, अब ये हमारा क्लॉज खत्म हुआ। अब आइए पढ़ते हैं सेंटेंस, जो कि सेंटेंस को हमने फर्स्ट पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो आइए हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने पार्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, उसके डिटेल्स देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं क्या, अब देखते हैं हम सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। हमने आपको पहले बता चुके हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग, और दूसरा बता चुके हैं आपको अकॉर्डिंग टू क्या, स्ट्रक्चर। तो आइए अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसके पहले हमने अभी क्लास पढ़े थे, क्लास का इसमें बहुत सारी जरूरत पड़ेगी। तो आइए दूसरा देखते हैं क्या, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर ऑफ अकॉर्डिंग ऑफ या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना अथवा लिखावट के आधार पर। इसमें क्या होता है कि इसमें तीन पार्ट होते हैं, इसमें जो होता है इसमें हमारा तीन पार्ट होता है। एक हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस, हमारा एक हो गया क्या, सिंपल सेंटेंस। दूसरा जो हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दूसरा हमारा हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा होता है क्या, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा हमारा क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और थर्ड हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो अब आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होता क्या चीज है। तो सिंपल सेंटेंस हम कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस विदाउट एनी कंजंक्शन, अर्थात बिना किसी कंजंक्शन के यदि दो प्रिंसिपल क्लॉज के कॉम्बिनेशन कराया जाए, यानी कि 2 PC
टू प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हमारा बनता है हमारा क्या सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हम ये एग्जांपल देख लेते हैं क्या कि आई सा अ बॉय। ठीक है, अब एक तो एक हमारा क्या हो गया, और एक फिर सेकंड लिखते हैं ही वॉज क्या रिच, रिच लिख लेंगे, ये हमारा दो हो गया क्या, एक आई सा अ बॉय ही वॉज रिच, यानी कि इसमें दो क्या हो गया, दो प्रिंसिपल क्लॉज आ रहे हैं क्या, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, दोनों आपस में प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि दोनों अपने आप में क्या अर्थपूर्ण रूप से दे रहे हैं। ये भी अपना अर्थपूर्ण रूप से ही वाज रिच, वह धनी था, या ही वाज रिच, और दूसरा क्या है आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अपने आप में अर्थपूर्ण रूप से दे रहे हैं। तो अब इन दोनों को मिलाया जाए, जब इन दोनों को बिना किसी कंजंक्शन के साथ मिलते हैं तो वही बनता है क्या सिंपल सेंटेंस। तो देख लीजिए, अगर इसका हम देखते हैं तो आई सा अ रिच बॉय, ये हमारा क्या हो गया सिंपल सेंटेंस। आई सा अ रिच बॉय, यानी कि ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, जब दोनों को आपस में कंबाइन कराते हैं तो हमारा बनता है क्या सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब सेकंड एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है, दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है आइए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा, he finished his work, एक हमारा हो गया। अब दूसरा इसमें देखते हैं, he finished his work, he slept in the room। ठीक है, अब देखते हैं he finished his work, he slept in the room, यानी कि अगर हम देखते हैं तो एक हमारा ये बन गया क्या, एक हमारा ये प्रिंसिपल क्लॉज बन रहा है और दूसरा हमारा ये प्रिंसिपल क्लॉज बन रहा है। तो अब इसका देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है और कैसे इसमें क्या है। इसका बनाइए, अब क्या सिंपल सेंटेंस बनाइए। फिनिशिंग his work, he slept in the room, यानी क्या हो देखिए, फिनिशिंग हिज वर्क काम खत्म करते ही he slept in the room, रूम में क्या हो गया सो गया, अर्थात इसमें हमारा ये भी हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये दोनों जब प्रिंसिपल क्लॉज के जब दोनों कंबाइन कराते हैं तो हमारा बनता है क्या सिंपल सेंटेंस। तो यानी कि हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अब आइए देखते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर से इसका डेफिनेशन एक बार और रिपीट कर लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड व्हाट सिंपल सेंटेंस विदाउट एनी कंजंक्शन, यानी कि बिना किसी कंजंक्शन के यदि हम दो किसको ये प्रिंसिपल क्लॉज को जब आपस में अटैच कराते हैं, जब कंबाइन कराते हैं तो ये हमारा बन के निकलता है क्या सिंपल सेंटेंस। तब अब आइए देखते हैं दूसरा हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अब दूसरा देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए अब देखते हैं हम दूसरा सेकेंड पार्ट इसका क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा होगा क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। तो आइए देखते हैं क्या मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य सबसे पहले हम इसका
अर्थ ही देख लीजिए मिश्रित यानी कि मिश्रण। मिश्रित वाक्य में मिश्रित में क्या होता है? मिश्रण। दो चीजों का क्या होता है? मिश्रण। दो या दो से अधिक चीजों का जब मिश्रण होता है आपस में तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रित। तो सेम इसी के अकॉर्डिंग यदि हम देख लेते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज, वन प्रिंसिपल क्लॉज प्लस वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जब मिलता है और दूसरा होता है क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब ये दोनों आपस को मिलाया जाता है तो अभी हमारा क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है हमारा। तो ये हो गया। अब इसको आइए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है? इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल, ही bought a shirt, ठीक? it was white. It was white. He bought a shirt. It was white. It was white. यानी कि he bought a shirt, उसने एक शर्ट क्या किया? खरीदा। It was white, वह कैसा था? सफेद था। लेकिन इन दोनों ये जो है आपस में क्या है? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि it was white इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, इस वजह से यह क्या है? ये हमारा क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये। क्यों? क्योंकि इट वाज वाइट, इससे हमारा कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ही बॉट अ शर्ट, उसने एक शर्ट खरीदा, इसका मतलब एक कंप्लीट इसमें सेंस आ रहा है। तो इसको हम ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। अब देख लेते हैं, इसको बनाते हैं हम क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब इन दोनों को जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो बीच में एक आता है क्या? कंजंक्शन आता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम एक कंजंक्शन करता है। तो देख लीजिए, इसको जब बनाते हैं तो हो गया ही बॉट अ शर्ट, he bought a shirt which was white, यानी कि he bought a shirt which was white, यानी कि कैसा था? सफेद था। उसने एक क्या खरीदा? एक शर्ट खरीदा जो कैसा था? व्हाइट था। अर्थात हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये दोनों मिलकर हमारा क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। यानी कि ये हमारा ये जो फार्मूला निकल के आता है कि वन प्रिंसिपल क्लॉज प्लस वन क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल टू क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा थर्ड पोर्शन। चलते हैं हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में तीसरा जो होता है वो होता है हमारा क्या? कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा क्या हो गया हमारा? कंपाउंड सेंटेंस। तो आइए हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में ये होता है, अगर इसका हिंदी देखें तो हिंदी इसका क्या होता है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब आप देख सकते हैं इसका अर्थ से निकाल लीजिए कि जब कई सेंटेंस आपस में कई क्लॉज जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो आइए अब इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। अ क्लॉज या फिर अ सेंटेंस इन विच अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड अ कोऑर्डिनेट क्लॉज दैट्स मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन क्या? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज मेक्स व्हाट? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब ये देख लीजिए, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में एक हमारा क्या होगा? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा हमारा जो होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं कंजंक्शन के साथ, अर्थात जब एक कंजंक्शन इन दोनों के बीच में आता है तो वह क्या कैसा बनाता है? सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। He was poor
और फिर ही वॉज व्हाट ऑनेस्ट। अभी हमने इसको पिछले में देखा था, इसी को फिर एग्जांपल में रुक के देखते हैं। अब क्या है, ये हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये हमारा एक क्या है, कंपाउंड क्लॉज है। ओ सॉरी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज आपने अभी पीछे देखा, संपदीय उपवाक्य, यानी कि दो प्रिंसिपल क्लॉज जो आपस में दोनों समान अर्थ देते हो, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। यानी कि एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं क्या, कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि ये देखिए आपस, ये अर्थात अर्थ दे रहा है, ही वॉज पुअर, वह कैसा था, गरीब था, और फिर दूसरा भी क्या इसमें दे रहा है, ही वॉज ऑनेस्ट, यानी कि वह ईमानदार भी था। तो अब आइए इन दोनों को हम आपस में ऐड करके, कौन सा इसमें बीच में कौन सा कंजंक्शन आएगा, इन दोनों को ऐड करके कैसा कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, आइए इसका आगे एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका क्या है। He was poor, but he was honest. ये हमारा बन गया, क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अर्थात इन दोनों के बीच में क्या है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्या ये आपस, ये अलग है और ये हमारा क्या है, ये अलग है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज है और हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। जब ये दोनों आपस में कंजंक्शन के साथ जुड़े तो ये हमारा मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आया। अब यहाँ हमारा क्या हुआ, पूरा सेंटेंस यहाँ पे हमारा खत्म होता है। और अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे क्या, अगले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करते हैं, फिर क्या होते हैं नाउन प्रोनाउन आदि सब एक्सेट्रा सब आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।